जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों लेक्चर है जी, आज लेक्चर नंबर 63। अच्छा जी, इसका ना एक ही पार्ट होगा समीर भाई, इसका एक ही पार्ट होगा, ये तकरीबन कोई 50 मिनट्स का होगा शायद, 50-55 का। अच्छा बच्चों, हम लेक्चर नंबर 62 के अंदर क्या कर रहे थे, आपको याद है पास्ट पेपर का करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 1 हमने करना स्टार्ट किया था, ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, ये 60 ट्रांजेक्शन्स करनी थी। 8वीं जो है मैं अभी थोड़ी पेंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 8वीं में क्या कर रहा हूँ जी, ये तकरीबन ये किसकी तरह की है, जो 2 क्वेश्चंस नहीं हमने किए, ये उसकी तरह की है। आपको पता नहीं इसने क्या किया होगा, इसने डिस्पोजल वाले वो 4 स्टेप्स को फॉलो नहीं किया होगा। ये थोड़ी आप हिम्मत कोशिश करके आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसने जितने पैसे रिसीव हुए ना, कैश, ये जितने पैसे सॉरी पे किए इसने, डिस्पोजल है ना, तो नया एक्सचेंज है, नया एसेट भी आया। कहता पास थ्रू द परचेज डे बुक, इसने परचेजेस डेबिट कर ली होंगी और क्रेडिट कैश कर लिया होगा या बैंक, ठीक है बच्चों। ये गलत ट्रीटमेंट है, आपने सही वाला करना है। और साथ फिर एक और बात का ख्याल करना है, जब एसेट इफेक्ट होगा तो बच्चों याद रखिएगा, नया एक्सचेंज के केस में नया एसेट आएगा और पुराना जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना है आपने, ये आप करेंगे इंशाल्लाह, मैं सुबह करवाऊंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। परचेज डे बुक कहता जी ए नेट इनवॉइस ऑफ ₹9200 वाज पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। आप हिम्मत कोशिश करके आए ना, फिर इंशाल्लाह बताएंगे। बस इतना समझ लें, ये परचेज डे बुक है, क्या है, परचेजेस को उसने डेबिट किया। बाकी थोड़ा हिम्मत कोशिश करके आपने करके आना है। इसे तरीका मैंने आपको बता दिया एडजस्ट कैसे होना है। एंड पे आए, कहता है अयूब ब्रदर्स मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ, ग्रॉस अमाउंट का मतलब होता है ग्रॉस एडजस्टेड डेटर्स। क्या बच्चों, आप खुद सोचें जरा, इसने क्या किया होगा। ये भी खैर टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन चलो मैं करवा देता हूँ बहरहाल, ये शायद आपको समझ ना आए। अगर अन अकाउंटिंग पीरियड एंड हो चुका है, ऐसे ही है, उसने गलत ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं, ऐसे ही है। जब हम सही ट्रीटमेंट करेंगे तो अब डेटर का बैलेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। आप ये जरा रेक्टिफाइंग एंट्रीज की तरफ आए, इधर डेटर क्रेडिट हो रहा है, इधर भी कहीं ना कहीं डेटर ये डेबिट हो रहा है, इधर क्रेडिट हो रहा है, इधर सॉरी क्रेडिट हो रहा, डेबिट हो रहा, क्रेडिट हो रहा, समझ रहे हैं ना। अब उसके मुताबिक डेटर का बैलेंस कुछ और है, अनएडजस्टेड रॉन्ग जिसे कहते हैं, गलत। उसने प्रोविजन उस पर लगाई होगी 5%, ऐसे ही होगा ना। उसने प्रोविजन लगाई है, लेकिन उसने किस अमाउंट पे लगाई होगी, गलत वाली अमाउंट पे। सबसे पहले आपको अब क्या करना पड़ेगा, डेटर्स का सही वाला बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे ही है बच्चों, मैं इधर ही कर लेता हूं इसके साथ ही। जी मुझे बताएं जी, अब मेरे पास अनएडजस्टेड नहीं है, मेरे पास जी नहीं है। अगर मुझे इतना पता चल जाए जितने पे भी उसने प्रोविजन लगाई है वो प्रोविजन का रेट है 5%, अगर मुझे इतना पता चल जाए डेटर्स का बैलेंस अगर तो बढ़ना है तो बढ़ी हुई अमाउंट पे जब मैं प्रोविजन लगाऊंगा तो भाई इंक्रीज इन प्रोविजन है, प्रोविजन क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस डेबिट, ऐसे ही है। और अगर मैंने अभी ये कैलकुलेशंस की, अगर मैंने कैलकुलेशंस की और मुझे पता चला डेटर्स का बैलेंस कम है, क्या है, कम होना है, इन्होंने ज्यादा रिकॉर्ड की है, तो बच्चों जब कम वाली इन्होंने फिर ज्यादा प्रोविजन रिकॉर्ड कर दी होगी। अब अगर डेटर्स ज्यादा क्रेडिट हो रहे हैं तो बच्चों इसका मतलब कम अमाउंट पे प्रोविजन लगनी चाहिए थी, वो ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ₹100 पर 5% लगा दिया, ऐसे ही है। कितनी आती है प्रोविजन, ₹5। या तो मुझे ये पता चले, टोटल में पता चल जाए कि ₹120 पे प्रोविजन लगनी चाहिए थी, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये ₹1 का डिफरेंस क्या है, इंक्रीज इन प्रोविजन। या मुझे अगर ये वाली अमाउंट ना दी हो, टोटल वाली, मुझे इतना पता चल जाए कि ₹20 से डेटर्स बढ़ने चाहिए थे, तो मैं फिर क्या करूंगा, इस पर ये लगाऊंगा, ये 1 आएगा, टोटल इतना आ जाएगा। डन, ये उसने रिकॉर्ड किया हुआ है, फिर एक हम खुद रिकॉर्ड करेंगे। या अगर मुझे ये पता चल जाए कि भाई ₹20 से डेटर्स कम हो रहे हैं, तो फिर मैं इस पे प्रोविजन लगाऊंगा, -1 करूंगा, ये टोटल आ गया मेरे पास 4। सही है, इसका मतलब इसने ₹1 पे प्रोविजन ज्यादा चार्ज की हुई है।
उसने हमें ये वाली चीज़ें हमारे पास है, ये वाली चीज़ें हमारे पास हैं, हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंस नहीं है। तो चलें इतना मुझे बता दें, अब आप ज़रा इस तरह करें जी, इस तरह करें, ये सॉल्यूशन में सारा बना हुआ है, आप कैलकुलेटर्स पकड़ें, पहले सारे क्रेडिट वाले प्लस कर लें, देखते हैं ज़्यादा क्रेडिट है या ज़्यादा डेबिट है। 15,000 क्रेडिट का, मैं टिक लगाता जा रहा हूँ, 15,000 क्रेडिट का, ये भी 4600 भी क्रेडिट का, ये 8,000 भी क्रेडिट का, ये 3800 भी क्रेडिट का, ये 23,000 भी क्रेडिट का। बताएं कितना आता है, सही से बताइएगा। देखें 15,000 प्लस करें 4600 प्लस करें 8,000 प्लस करें 3800 प्लस करें बच्चों 23,000, 54,000 समथिंग, मल्टीप्लाई कर दें बच्चों इसको। अब सॉरी, अब ये क्रेडिट वाले आ गए, यानी डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं। अच्छा जी, अब डेबिट वाले ढूंढें सवाल में, डेबिट, ये सिर्फ ये मुझे एक ही नजर आ रहा है जिसको मैं इस कलर से टिक कर रहा हूं। 10,000 इसमें से माइनस करें, 44,400, और तो कोई नहीं है ना डेबिट वाला, नहीं। अब मुझे बताएं ज्यादा जवाब क्रेडिट में आया या डेबिट में? तो जब इसने प्रोविजन लगाई होगी उसने ज्यादा वाली अमाउंट पे लगा दी होगी, ऐसी है अतीक साहब, इसने ज्यादा अमाउंट में प्रोविजन लगाई होगी ना। हमारा डेटर्स का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है? तो बच्चों क्रेडिट हो रहा है ना, तो 44,400 पर 5% लगाएं जरा, क्या आता है जी? 44,000 बोलें, 44,000 आगे 400 मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना जवाब आया? 2,220 आया। कितना आया बच्चों? 2,220 आ गया। अच्छा जी, इससे प्रोविजन बढ़नी है कम होनी है? बताएं बढ़नी है कम होनी है? देखिए ना, क्रेडिट है ना, बैलेंस कम हो रहा है, तो आप करेंगे प्रोविजन क्या होगी बच्चों? प्रोविजन आपको इधर लिखनी चाहिए ना, इधर तो कुछ नहीं इसने लिखा होगा, वो हमारे पास पता ही नहीं उसने कितनी रिकॉर्ड की है, इसलिए डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं। फिर जो इसने इधर क्या लिखा रॉन्ग, वो हमारे पास अमाउंट ही नहीं है, तो जितने से बढ़नी या कम होनी डायरेक्ट लिख दें जी। बताएं बढ़नी कम होनी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जी, आपने ये और बच्चों डाउटफुल डेट एक्सपेंस आपने कहा जी 44,000 बोले जी, कितना आ रहा है? 2,000। ये क्या है बच्चों? आपकी प्रोविजन कम हो गई है, क्या हो गई है बच्चों? प्रोविजन कम हो गई है, डन। अच्छा जी, अब आप इधर आए, इसने कोई बैलेंस वूलेंस नहीं दिया तो बस ठीक है, बस इसी तरह इन्होंने ना असल में नेट किया हुआ कि आपके अंदर जो सोल्यूशन है उसमें क्या है बच्चों, वो नेटिंग की हुई है। ये बात समझ आई? अच्छा जी, प्लस माइनस में गलती तो नहीं की गई? चलें बहरहाल इसको देख लीजिएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आए जल्दी से। एक ट्रांजैक्शन मैंने पेंडिंग करवा दी है, एक ट्रांजैक्शन बच्चों मैंने पेंडिंग करवा दी है। इस सवाल में बताएं क्या कह रहे? कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 होगा बच्चों, पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 8 होगा जी। जी कर ले ओपन जल्दी, शाबाश। सही है, इन्होंने जो किताब के अंदर सोल्यूशन दिया हुआ है ना, उसे अगर आप नेट नोट करेंगे तो वही जवाब आएगा जो हमने निकाला है अभी, ठीक है भाई? बात समझे हैं? उन्होंने बैड डेट एक्सपेंस की ज़्यादा एंट्री की है, इसकी ज़्यादा की है, प्रोविजन के कम ज़्यादा की, तो नेट इंशाल्लाह यही जवाब आएगा। अच्छा जी, उस तरह नहीं करना आपने जी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव
इसका मतलब है इसने जनरल एंट्रीज पहले की हुई हैं, किताबें क्लोज कर दी हैं, अब आपने उनको करेक्ट करना है, यानी रेक्टिफाइड मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? खैर भाई एक चाय कड़क सी। अच्छा जी, कहता है ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग records and financial statement for the year ended, जी इस तरह कर लें 30 जून 2022 इधर, और बच्चों 1 जुलाई 2021 पे साल शुरू होगा ना। ये बात समझते हैं आप लोग? ये बात समझ आई? अच्छा जी, जी कहता जी सेल्स इंक्लूडेड एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ कितना बच्चों? 5 लाख, फॉर विच अ कस्टमर वुड नीड टू पे रुपीज कितना? 485,000 इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days। क्या था? कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे विद इन। अच्छा बच्चों ये याद रखिएगा ये बात, ये हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं करेक्ट एंट्री, फिर क्या आता है बच्चों बताओ? फिर क्या आता है जी? फिर आता है रॉन्ग एंट्री, फिर क्या आता है? रॉन्ग एंट्री जी। फिर बोले शाबाश। ये कोई हदीस नहीं है कि क्या उसका नाम है आपने पहले रॉन्ग करेक्ट लिखना है, फिर ये आप पहले रेक्टिफाइड लिख लें बस, फिर लिखिएगा सही बस। अच्छा जी, अब देखें जी ट्रांजैक्शन नंबर 1। जी बच्चों मुझे सबसे पहले तो ये बता दें, जी सबसे पहले मुझे ये बता दें, एक बंदे से हमने पैसे लेने हैं 5 लाख। कितने बच्चों? जब सेल की होगी तो एंट्री क्या की होगी? रिसीवेबल डेबिट, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। भाईजान उससे अब पैसे लेने हैं 485,000। इफ पेमेंट इज मेड, यानी उसको हम डिस्काउंट दे रहे हैं 15,000 का। क्या दे रहे हैं बच्चों? ये क्या है बच्चों? 15,000 का डिस्काउंट। क्या है बच्चों? ये डिस्काउंट है। क्या है जी? ये है जी डिस्काउंट। क्या है बच्चों? अलाउड के रिसीव्ड। भाई सेलर के लिए तो अलाउड होगा ना। चले, अगर बच्चों एक्सपेक्टेशन ये है कि अगला बंदा 30 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देगा, तो बच्चों अब मुझे बताएं जरा, आज खड़े होके इनिशियली फिर क्या एंट्री करते हैं? ये देखें जरा, मैं आपको जरा ट्रू पिक्चर बताता हूं इसकी। असल में जब सेल करते हैं ना तो एंट्री हुई होगी, असल में ये मैं पूरी अमाउंट से कर रहा हूं अभी 5 लाख। क्या बच्चों? और सेल्स कितने की? अगर आज सेल कर दी और आपने उसकी ऑफर की, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड नहीं है। ये कौन सा डिस्काउंट है भला? ये कौन सा डिस्काउंट है भाई? ये सेटलमेंट डिस्काउंट है। सेटलमेंट डिस्काउंट है। कौन सा डिस्काउंट है जी? सेटलमेंट डिस्काउंट शर्त वाला डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट में ये होता है, अगर आप इतने दिनों में पेमेंट कर देंगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो इस केस में ना इनिशियली आपने देखना होता है कि अगला बंदा इतने दिनों में पेमेंट कर सकता है या नहीं। अगर आपका ख्याल ये है, स्टैंडर्ड कहता है, अगर आपको ये लग रहा है कि अगला बंदा उतने दिनों में पेमेंट कर देगा, तो कहता आज ही इस सेल को फिर कैसे रिकॉर्ड करो? नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करो। किससे करो? ये बात समझ गए तीक साहब? दो एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं जब सेल करते हैं, या तो होगा अगला बंदा डिस्काउंट ले लेगा, या होगा अगला बंदा डिस्काउंट, ये नोट्स बनाते जाने आपने ऑनलाइन वालों, ये क्या उसका नाम है, लिखते जाना जो ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। या तो अगला बंदा डिस्काउंट लेगा, या दो पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी है बच्चों? ये मैंने पढ़ाया पहले कि नहीं? नहीं नहीं, इधर 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 बताएं। FAR 1 जी। डिस्काउंट अगर तो एक्सपेक्टेशंस हैं कस्टमर अवेल्ड द, और दूसरी एक्सपेक्टेशन है आज खड़े होके कस्टमर नॉट अवेल द डिस्काउंट। बच्चों दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो कहता आज फिर क्या करो, अगर आज
इनिशियली आज खड़े होके क्या करो, कहता आज खड़े होके क्या करो, रिकॉर्ड द सेल विद रिकॉर्ड द सेल एंड रिसीवेबल विद बोलें, सही है बच्चों। और आज खड़े होके इनिशियली, आज खड़े होके जिस दिन सेल की, अगर लगता अगला बंदा डिस्काउंट नहीं लेगा तो बच्चों रिकॉर्ड, बताएं खुद बताएं जरा, द सेल विद, बोलें, बोलो भाई, द सेल विद सेल सॉरी एंड विद, बोलें शाबाश, यानी फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं, यानी फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं। इधर बताएं बच्चों स्पेसिफिक एडजस्टमेंट कितने की है। आपने, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती, बस आप माइनस कर देते हैं सेल्स में से। सेटलमेंट डिस्काउंट की जनरल एंट्री होती है, क्या होती है बच्चों, आप क्या करते हैं जी, डिस्काउंट अलाउड स्लैश, डिस्काउंट अलाउड स्लैश, या दूसरा भाई आप जो है ना डिस्काउंट अलाउड कर लें या जो मर्जी लिख लें, अल्टीमेटली कम किसने होना है, सेल्स, तो बेहतर है सेल्स डेबिट जितने का डिस्काउंट है, और अगले बंदे ने आप पैसे भी तो नहीं ना देने उतने, और रिसीवेबल क्या हो जाएगा, बात समझे भाई, बात समझे हैं। अच्छा जी, इधर आए बच्चों, इधर नो एंट्री, इधर क्या बच्चों, नो एंट्री ऑफ डिस्काउंट, नो एंट्री ऑफ, भाई डिस्काउंट जब अगले ने लेना ही नहीं तो क्या एंट्री करनी है, बात समझे भाई, मेरी बात समझ गए आप। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, इधर बताएं, इधर सिनेरियो में एंट्री क्या होनी है, बताएं शाबाश जी, बताएं 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 शाबाश बच्चों, एंट्री होनी चाहिए कुछ, उन्होंने नो एंट्री, उन्होंने कोई एंट्री इसकी नहीं की, इसलिए तो आपने करनी है, उनका ख्याल था कि कोई एंट्री नहीं होनी, बताएं एंट्री होनी चाहिए थी, क्या करेक्ट एंट्री होनी थी, जो करेक्ट है वही रेक्टिफाइड है, करेक्ट एंट्री होनी थी बच्चों सेल्स डेबिट कितने से, भाई जो डिफरेंस है दोनों का, और रिसीवेबल, आप बेशक डायरेक्ट इसे रेक्टिफाइड एंट्री बना लेते, ये एंट्री होनी थी, इन्होंने की है वाली एंट्री जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, एज इट इज उठ के आ जाएगा सेल्स डेबिट और रिसीवेबल, जिधर लिखा हुआ ना किताब में डिस्काउंट अलाउड, उसका मतलब सेल है, क्या है बच्चों, और भाई बात समझ आ गई है बच्चों, बात समझ आई, डन। अच्छा जी, ये पढ़िएगा जरा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 कहता है एन आइटम वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, मैंने आपसे कहा था, मैंने जब पीरियोडिक और परपेचुअल समझाया था, मैंने आपसे क्या अर्ज की थी भला, मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक में जितने की भी एडजस्टमेंट आनी है, बस आपने स्टॉक को क्रेडिट करना है अगर आनी है तो, अगर कम हो रहे तो, और किसको डेबिट करना है, कॉस्ट ऑफ, सही है ना। अच्छा जी जी, अगर तो क्या उसका नाम है एनआरबी की एडजस्टमेंट है तो सिंपल सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल ही है ना, और अगर ड्राइंग श्राइंग होगी तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी, वो सारा समझाया था बहुत डिटेल में। अच्छा जी, कहता आइटम है जी क्लोथिंग इन्वेंट्री में एट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितने की बच्चों, यानी इंक्लूड है क्लोथिंग स्टॉक के अंदर, हाउ एवर आइटम उसकी कॉस्ट कितनी है 450,000, कितनी है, कहता जी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड, ये उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया, आपसे मैंने पहले अर्ज की थी चाहे जोन सा मर्जी सिस्टम हो, आपने क्या एंट्री करनी है, एनआरवी, और जो कॉस्ट है आपको बताया था एज पर IS2 स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ एनआरवी, या फिर इसने किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, एन आइटम वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स, हाउ एवर आइटम की कॉस्ट कितनी, तो बच्चा लोअर क्या है, लोअर क्या है,
जी। तो बताओ ये कितने की एंट्री करनी है? कहता है एनआरवी पर रिकॉर्ड किया उसने जी 40,000 से एडजस्टमेंट होनी ना, लोअर है बच्चों, लोअर देखिए, मैं लोअर को हाईलाइट कर रहा हूं। लोअर क्या है बोलो? ये है जी कॉस्ट। तो इस पे नहीं होना था, उसने एनआरवी पे रखा हुआ है। अब कितने की एंट्री आनी है बच्चों? देखो जो मैंने करेक्ट, उसने तो नहीं की ना, उसने तो नहीं की इसलिए तो दी है। तो जो करेक्ट है वही क्या बन जानी है, तो डायरेक्ट कर लें फिर। जी बताएं क्या आना है जी? जी बोल जी और बोले इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री या फिर चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो, एंड पे आके यही एंट्री होती है। जब स्टॉक उसने क्लोजिंग स्टॉक किताबों में रिकॉर्ड कर दिया ना, तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई होगी। बात समझ गए हैं? तो अब आपने उस क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना है। जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री वो किताबों में कर लेता है, उसके बाद क्या कहते हैं, उसमें कोई एडजस्टमेंट आती है, तो चाहे पीरियोडिक है चाहे परपेचुअल, तो हम यही एंट्री करते हैं। जब तक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं हुई होती बच्चों, तब तक हम फिर पीरियोडिक के अंदर परचेज को करते हैं। वैसे इधर परचेज नहीं है, वजह बता दें, बहुत डिटेल में बताई थी मैंने, क्योंकि हमारे पास अब क्लोजिंग स्टॉक आ चुका ना, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह सारी चीजें आ गई हैं, इसलिए अब इसी को हिट आएगी। नेक्स्ट बता दें, कहता ए सब टोटल ऑफ 2,34,000। अच्छा बच्चों सब टोटल क्या होता है इधर देखें, पेज नंबर 1 होगा उसका जी टोटल 100 रुपया, पेज 2 का 120, और ऐसे ही है। अब पेज 1 में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी, पेज 1 पे एक आइटम 2 3 4 5 6, ये उसका क्या आ गया बच्चों, सब टोटल। जब पेज 2 पे जाना है आपने, तो बच्चों ये ओपनिंग बन जाएगा उस पेज का, फिर उसके अंदर जितनी चीजें आएंगी वो, और आपके पास सब टोटल फिर मिलके आ जाएगा। पहले पेज का सब टोटल है 100, अगले में चीजें आ रही हैं 50 की, तो टोटल सब टोटल कितना हो गया, मतलब ये पहले पेज का सब टोटल कितना भाई 100, अगले का कितना। अच्छा अब जब ना पहले पेज का सब टोटल आया, मेरे भाई उसने गलती कर दी उसे आगे लिखने में। अब इधर देखिएगा, कहता ए सब टोटल ऑफ 2,34,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड इन द परचेज डे बुक। बोले 4,32,000, हालांकि होना कितना था। आप देखें, अभी मैं आपको पिछले लेक्चर में बात समझा के आया था, किस में नॉर्मली सस्पेंस आता है, सस्पेंस अकाउंट बताएं, देखें जरा इधर। कहता कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर्स एंड, बताएं दूसरा इंपैक्ट किधर जाना है, बोले शाबाश। सब टोटल कहता है कैरी फॉरवर्ड हुआ 2,34,000 से कितने का, 432,000 का। सही है ना, गलत हो गया ना, आपने ज्यादा लिख दिया है। क्या है जी, ज्यादा लिखा। अभी आपको सिनेरियो बनाया था कि व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन एंड व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर, जी करें रिवाइज, उसे करें और जवाब बताएं। बताएं सस्पेंस अकाउंट आएगा या क्या आएगा। बच्चों ये एरर है, क्या है, परचेज डे बुक में चीजें सही आ रही हैं, सिर्फ टोटल करते हुए गलती हुई है। वो कंट्रोल अकाउंट के वो दो बताएं ना, व्हेन कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन एंड नॉट मेंटेन, नॉट मेंटेन। आप बताएं, और कंट्रोल अकाउंट्स नहीं मेंटेन हो रहे, तो बताएं दूसरा इंपैक्ट किधर जाएगा, नॉर्मली सस्पेंस में जाएगा, किधर जाएगा। और वैसे भी देखें, बात समझने की कोशिश करें, परचेज डे बुक का टोटल आ गया, उस टोटल को बच्चों कैरी फॉरवर्ड करते हुए, जिस तरह इधर देखें ना, ये है जी एसेट का अकाउंट, प्लांट का अकाउंट, किसका, इसका कैरिंग क्लोजिंग बैलेंस है 2,34,000। फॉर एग्जाम्पल उसने ओपनिंग बनाया ना, जब कितना लिख दिया। तो बच्चों अब डेबिट क्रेडिट में मसला नहीं है, अब मसला क्या है, कैरी फॉरवर्ड में है। एंट्री सही हुई हैं सारी एंट्रीज में, मसला, मेरी बात समझे हैं और समझे हैं बात। इसी तरह परचेजिस में हुआ होगा, परचेजिस ने तो खैर अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनना, लेकिन क्या उसका नाम है सब टोटल, का मतलब होता है
एक सफ़ा, दूसरा सफ़ा, तीसरा सफ़ा, सफ़े आगे कैरी फॉरवर्ड, सफ़े का जो टोटल है पहले का वो अगले काउंटिंग पीरियड का और अगले पेज का क्या बन जाएगा, ओपनिंग नहीं बनेगा। इस तरह की गलती हुई है, तो बच्चों इसे कहते हैं बैलेंसेस में मसला। किस में मसला? ये ट्रायल बैलेंस की एक टाइप है, उसके अंदर आपको इंशाल्लाह मैं पढ़वाऊंगा। अभी रेफरेंस दे भी देता हूँ, एंड पे जाते जाते ना किताब को बता दूंगा कौन सा एरर कहते हैं उसे, जिसमें कैरी फॉरवर्ड करने में, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने में मसला आता है। बात समझे हैं? अच्छा, अब मुझे बताएं जरा, दोनों में डिफरेंस लें कितने? शाबाश, दोनों में डिफरेंस लें कितने? 198,000 का आ रहा है ना, कितने का आ रहा है? 190। तो बच्चों इसने तो एंट्री की नहीं हुई ना, इसने तो गलत गलत काम किया हुआ है। आप देखें, अब इस टाइम परचेज डे बुक का टोटल ज्यादा हुआ है, तो कम करेंगे तो क्या होगा? आप मेरी बात समझिए, डेबिट क्रेडिट में मसला नहीं, कैरी फॉरवर्ड करने में मसला है। किस में मसला है? इसे कहते हैं बैलेंसिंग एरर। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग एरर। बैलेंसिंग एरर में बच्चों डेबिट क्रेडिट, इधर लिख लें उर्दू में, इधर लिखें, ये शायद आपके लिए नई बात थी मेरा ख्याल है, लिखें इधर, इसे लिखें इट्स अ बैलेंसिंग एरर। क्या बच्चों? इट्स अ लिखें डेबिट क्रेडिट में मसला, डेबिट क्रेडिट में मसला टोटल में मसला है। किस में मसला है? डेबिट क्रेडिट में मसला नहीं, टोटल में मसला है। और ब्रैकेट में लिखो यानी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हुए, यानी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हुए गलती हुई। और ठीक है बच्चों, नॉर्मली जिधर लफ्ज आता है ना परचेज डे बुक में हैव बीन पास, तो हम दोनों को लेते हैं, डेबिट भी गलत क्रेडिट भी। इधर बताएं क्यों ऐसा नहीं किया? बच्चों डेबिट क्रेडिट का मसला नहीं है ना, बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड करने में मसला आ रहा है। और परचेजिस का डेबिट बैलेंस नहीं होता, याद रखिएगा। सॉरी, परचेजिस का क्लोजिंग बैलेंस अगले काउंटिंग पीरियड का ओपनिंग नहीं बनता। असल में होता क्या, ये समझे, जब ना स्टॉक काउंट होता है ना, स्टॉक काउंट, तो तकरीबन इतनी मोटी क्या कहते हैं, हम जब स्टॉक काउंट पे जाते थे ना, तो हमें क्लाइंट क्या कहता था, लिस्ट देता था चीज़ों की, कि फलां चीज़ इधर पड़ी है, फलां चीज़ इधर पड़ी, फलां चीज़ इधर इधर पड़ी। वो इतने मोटे पेजेस बनते थे, तो हम ना डिवाइड कर लेते थे पेजेस को, कुछ इसको टीम मेंबर को दे दिए, कुछ उसको दिए, कुछ इसको दे दिए। अब ना देखें, जब हमने उसका टोटल देखा ना, एक पेज के नीचे ना टोटल आ रहा होता है, इस पेज का टोटल इतना, इसका टोटल इतना, इसका टोटल, उस टोटल जो टोटल आ रहा था वो सही था, उसे अगले काउंटिंग पीरियड में लेके जाने, सॉरी, उसे अगले पेज में जब लेके जाने लगे तो क्या हो गया, उधर गलती हो गई। इंसान है, हो सकती है, समझ आई बात? इसे कहते हैं बैलेंसिंग एरर। क्या? ये कहीं भी आ सकता है। एक्यूमुलेट, मेरे जहन में ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है, वो असल में एक सवाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला भी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गलत लेके गए, एसेट का बैलेंस गलत लेके गए, या किसी और चीज़ का, तो नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट में इसका इम्पैक्ट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट के इश्यूज नहीं है। कितने से बच्चों? 1, और बताएं डेबिट क्या होगा बच्चों? और अगर कभी सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ा आपको, तो फिर आप सस्पेंस अकाउंट में इधर किस जगह लिखते? हाँ जी, जिस जगह पे रेक्टिफाइड एंट्री आ रही है उसकी, जिस साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, शाबाश। कहता, अभी ये मैं पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा के आया हूं, वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाली बात। क्रेडिट नोट इशूड टू अ कस्टमर ऑफ ₹128,000, ये क्या है बच्चों? शेयर रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड एज अ, क्या रिकॉर्ड कर लिया? फ्रॉम सप्लायर। आप देखें, उसने कहा है कि पोस्ट कहां हुआ, नहीं हुआ, तो बताएं अब डेबिट में भी मसला होगा, और समझेंगे बात? अब इधर इधर खामोश है, क्या है? देखें, उसने से रिटर्न को क्या ट्रीट कर लिया? कहता जी इशू टू अ कस्टमर वॉज रिकॉर्डेड, कहता उसने रिकॉर्ड क्या कर लिया? तो बच्चों इधर पोस्टिंग का मसला नहीं है, इधर जनरल एंट्री का मसला है। क्या है बच्चों? जी, आप मुझे बताएं, अब देखें, अब गलत किया ना, उसने गलत काम किया।
अब इधर एंट्री आएगी। एक होता है उसने काम ही नहीं किया, वो तो फिर जो इधर आना है करेक्ट में वही रेक्टिफाइड बन जाना है। इधर उसने किया कुछ, पहले बताएं सही वाला बता दें मुझे, शाबाश, पहले सही वाला बताएं ना। से रिटर्न करना था ना, से रिटर्न नहीं, ये 3 है, सॉरी ये 3 है और ये 4 है। अच्छा जी, ये है जी 3 और ये क्या है, पहले सही वाला बताएं, से रिटर्न की एंट्री बता दें। क्रेडिट क्या, अमाउंट कितनी है, इधर कितना आना है बच्चों, इधर कितना आना है, डेटर या रिसीवेबल, उसने क्या ट्रीट कर लिया बताएं जी, जनरल एंट्री, रॉन्ग ट्रीटमेंट, क्या बच्चों, उसने कहा होगा क्रेडिटर डेबिट और बच्चों परचेज रिटर्न, रिटर्न रिटर्न। अब मुझे बताएं, अब इसने भी कुछ किया उसने भी, तो बताएं हम अपनी वाली बात को एज इट इज जी, सेल्स कितने से बच्चे, थोड़ी जगह छोड़ दें जरा, क्रेडिट सारी इधर, कोई डेबिट वाली आनी हुई तो आ जाएगी, डेटर कितने से, अच्छा जी, और बताएं शाबाश मुझे। अब जो इसने किया उसको रिवर्स करना है ना, ठीक है, बताएं जरा, क्रेडिटर को इसने डेबिट किया हुआ है, क्या करें क्या करें, और बताएं, परचेज रिटर्न को इसने क्रेडिट किया, हम क्या करें, तो बात समझ आई, वो ठीक है बच्चों। आप मुझे बताएं जरा एक बात, ये अगर पेपर में आ जाए ना तो बच्चों आप यकीन करें, तकरीबन अगर 10 नंबर का आ जाए तो बच्चे आप आराम से इंशाल्लाह 7-8 नंबर लेके जा सकते हैं। एक आधी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो शायद एक आधी एंट्री भी मस्त आ जाए, ज़्यादा सिंपल आती हैं, मुश्किल नहीं आती। अच्छा, अब अगर मैं प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पूछूँ, आपको पता है ना अब सारी बातें, अच्छा जी, इधर आए जी, ये ट्रांजैक्शन नंबर क्या है 5, ये टेक्निकल एडजस्टमेंट है, ये वाली क्या है बच्चों, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, क्या है बच्चों, दिस इज टेक्निकल, मैं समझाता हूं। क्या था, एन ऑफिस मशीनरी कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्ट कितनी है, क्या था, विद द कैरिंग वैल्यू ऑफ 2040, क्या था, एज ऑन, कब कब, 1 जुलाई 2000, यानी ओपनिंग पे कैरिंग अमाउंट दी है, बुक वैल्यू कब दी है, कहता वॉल डिस्पोज, कब बिक गई बच्चों, 28 फेब, यानी कितने महीने डेप्रिशिएट किया होगा इसे, 8 महीने ना, कितने महीने डेप्रिशिएट किया होगा, ओए 8 महीने की तो होना ना, अच्छा जी, कहता था सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन, क्या कहना चाह रहे, कहता सेल प्रोसीड को क्या कर दिया उसने, जो किया आप भी वही कर दें, सेल प्रोसीड का मतलब कैश डेबिट, सेल प्रोसीड का मतलब सेल नहीं, कैश, कैश प्रोसीड जो पैसे आए बेच के, और बच्चों उसने ये समझा कि पता नहीं ये हमारी सेल है, पता नहीं, इधर तो खैर कुछ और ही समझा, क्या समझा, और लो जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ले गए जी, कितने से हैं, 1860 से, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है, और ऐसे ही है, डन। आप मुझे बताएं, आप बताएं, आप एंट्री क्या करते हैं, सही वाली एंट्री, पहला स्टेप, एसेट की कॉस्ट है जी, प्लांट है, क्या नाम है इसका, इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, कितने से, 3 जी, क्रेडिट कर दिया, क्या कर दिया, स्टेप नंबर 2 बताएं, इधर देखें, इधर देखो बच्चों, कैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आनी है, हमारे पास ओपनिंग पे 1 जुलाई
12 पर, सॉरी 21 पर हमारे पास, बताएं शाबाश, ओपनिंग बुक वैल्यू है? ओए बुक वैल्यू है कितनी है बताएं? कितनी? 20 लाख। जी इधर देखें, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। 28 फ़ैब 2022 तक कितने महीने मजीद इस्तेमाल हुआ? तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, नीचे बताया है उसने, मल्टीप्लाई बाय। जी कितना आता है बच्चों? 1 लाख। ये क्या है बच्चों? अब आपके पास बुक वैल्यू किस तारीख की आ गई? कितनी है प्लीज? 18 है? इतनी आ रही है? ये आपके पास बुक वैल्यू है, क्या है बच्चों? तो अगर मैं ऐसे कर लूं, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू के बराबर है ना, तो अब मैं लेस अगर कर दूं, क्या करूं, बुक वैल्यू कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? ये है जी 3540 समथिंग शायद है जी। कितना? 1904,000। जी कितना आता है बच्चों? है ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये क्या है बच्चों? इसको वर्किंग वन कह लें बेशक। बताएं जी वर्किंग वन का जवाब क्या है? 16 लाख। जी कैश कितना आया? उताड़ी खैर भाई है। लॉस कितना है? किस साइड पे आना है? बगैर 3 सिफर के कर लें। समीर भाई थोड़ा सा यार ये जरा। जी जी कितना? बताएं डेबिट साइड पे क्रेडिट पे? तो लॉस हुआ फिर? यार ये कंफर्म करो ना, डेबिट साइड पे आ रहा है? ये आ रहा है डेबिट साइड पे। ओ ठीक है, ओ ठीक है भाई। अच्छा जी चलें अब इस तरह करें, इसकी इस पर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी आनी है फिलहाल। बहरहाल उसको छोड़ें अभी फिलहाल। ये बताएं कौन सी चीज़ें कट जाएंगी? ये कैश उसने भी इतने का रिकॉर्ड किया, और अच्छा अब एक बात बहुत तवज्जो से सुननी है। हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, इसने क्या किया? हम अब देखें मेरी बात सुने, हम एक दफ़ा इसको क्या करें, रिकॉर्ड करें, और एक दफ़ा इसको रिवर्स करें। क्या करें? 2 दफ़ा रिकॉर्ड करना रेक्टिफाइंग में मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा 1636 करें रिकॉर्ड करना, और ये उसने जो क्रेडिट किया इसको रिवर्स करो ना, उसने गलत काम किया है। तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो डेबिट ही करेंगे ना। तो 16 मैं इस तरह करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ आपकी आसानी के लिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1636 प्लस 1860, बताएं कितना आता है? मैं बगैर 3 सिफर के किया, इधर आके सिफर लगाता हूँ। 34 ऐसे ही है। अच्छा जी अब मुझे बताएं, ये वाला काम कर लिया, ये भी कर लिया, खत्म। बताएं जी प्रॉफिट और लॉस को डेबिट होना चाहिए कितने से? और बच्चों मशीन को क्रेडिट होना चाहिए कितने से? 3540। देखिए ये मैच ही होगी, उम्मीद है मैच है ना। सही है, हमने डबल एंट्री सही फॉलो की है। अच्छा जी एक छोटा सा काम और भी होगा ना, वो काम क्या होगा भला बताएं शाबाश? उसने क्या किया होगा? इधर देखो, ओ भाई इधर देखो, आप सुनिए बात तवज्जो से जरा। हमने डेप्रिसिएशन 8 महीने की चार्ज की होगी। हमने डेप्रिसिएशन कितने महीने की चार्ज की होगी?
2040 पे 8 महीने की, ऐसे ही है। इसने क्या किया होगा, इसने मशीन को, एसेट को किताबों से बाहर इसने 12 महीने की होगी। कितने की होगी? लेकिन एक मसला है, बच्चों, एक मसला है। एक्सेस डेप्रिसिएशन जो उसने चार्ज किया ना, वो समझने की कोशिश करें जरा क्या है। उसने, आप ये करेंगे, आप पकड़ेंगे जी 20400000, आप यही करेंगे ना, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, मल्टीप्लाई 4/12 कर देंगे, ऐसे ही करेंगे ना। ये तरीका गलत है। क्या है बच्चों, इधर देखें, सुने। अगर मैं आपसे ये कह दूं ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 1860 की, ये उसने क्रेडिट की है। क्या की है? इसका अल्टीमेटली मतलब तो ये नहीं है कि एसेट कम हो गया। इसका अल्टीमेटली मतलब यही है ना कि एसेट कम हो गया। सोच लो, टाइम देता हूं आपको। अगर मैं इधर मशीन को क्रेडिट कर दूं, मशीन को, किसको बच्चों? अगर मैं मशीन क्रेडिट करूं इधर, तो इसका मतलब ये है कि एसेट क्रेडिट है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, इसका मतलब है एसेट ही कम हो गया ना, सिंपल सी बात है। या बजाते खुद मशीन को क्रेडिट कर दो, इसका मतलब एसेट कम, या उसके कॉन्ट्रा को कम कर दो, उसके कॉन्ट्रा को सॉरी बढ़ा दो, मादरत, उसके कॉन्ट्रा को क्या कर दो? बढ़ा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है ना, जब वो बढ़ेगा तो एसेट क्या होगा? कम होगा ना। अब देखना मेरी बात, सुनना, ये जो एंट्री होनी है ना बच्चों, ये इस तरह होनी है। उसने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज की, कितने पे की? 2040 माइनस 1860, इतने से उसने भी एसेट कम किया हुआ है कॉन्ट्रा एसेट की शक्ल में। उसने मशीन को क्रेडिट नहीं किया, उसने कॉन्ट्रा एसेट को कम कर दिया, बढ़ा दिया। कॉन्ट्रा एसेट को बढ़ाने का मतलब अल्टीमेटली यही है कि एसेट क्या हो गया? कम हो गया। अगर मैं इधर मशीन लिखता तो आप कितने पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते? फिर आपने इसको ना क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरह ले लेना था जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में किया था। लेकिन इधर ना बच्चे मार खा जाते हैं, क्योंकि इधर देखें, इधर मशीन को क्रेडिट नहीं किया बल्कि उसके कॉन्ट्रा को कर दिया। जब कॉन्ट्रा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एसेट क्या होगा? अब मेरी बात समझ नहीं रही, शायद समझ गए ना। लेकिन मैं मजीद समझाता हूं, इधर देखो। जब आपके एसेट की कॉस्ट है 5 रुपए, कितनी बच्चों? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2 रुपए, तो ये 3 आ गया। जब कॉस्ट है 5 रुपए, जब कंपैरिजन करते हैं ना तो लाइक विद लाइक चलते हैं। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो अल्टीमेटली मेरा एसेट ही कम हुआ ना। उसने ये किया हुआ है, उसने इसे कम किया, क्या किया? इसे बढ़ाया। जब इसे बढ़ाया अल्टीमेटली एसेट कम हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं किया। अगर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2040 से क्रेडिट करता ना, हाँ तो वो गलत किया उसने, गलत ही। मैं एडजस्टिंग एंट्री इधर पास करता, ये वाली। लेकिन अब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो अब जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो मैं 2040 पे नहीं कर सकता, बल्कि कितने पे करूंगा? मैं करूंगा, ये देखें, आप इधर एक छोटा सा नोट भी लिखेंगे, मैं लिखवाता हूं अभी। आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा ना, वो आनी है बच्चों, इधर देखिए 2040 माइनस क्या, कितना उसने एसेट कम किया हुआ है? 1860। आप 3 सिफर लगा दीजिएगा। अब लगाओ इस पर रेट कितना बच्चों, बताओ। आप बात समझे हैं? करें कैलकुलेट, कितना आता है? मल्टीप्लाई वो 4/12 पूरा कर दीजिएगा ना। बस समझ आ गई ना बहरहाल बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? और भाई समझ आ गई बात? वो देखो ना, हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किया था बच्चों, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने इख्तलाफी अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की थी ना, इख्तलाफी पे की थी ना मेरे भाई, घर जाकर देख लीजिएगा। इधर भी मुझे किस पे करनी चाहिए? इख्तलाफी पे। एसेट कम होना चाहिए था कितने से? बुक वैल्यू से ना, बुक वैल्यू से 35401636। इसको इसका डिफरेंशियल ले लीजिएगा। अच्छा जी, वो बनती है 19040019। अच्छा, उसने एसेट कम किया हुआ है इतना, कितना, किधर गया? हाँ, उसने एसेट कम किया है इतना, इतना ही किया हुआ है ना।
हमारे पास सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, ये बनती है ना, ओपनिंग में ये पड़ी थी। अच्छा, अब मेरे भाई डेप्रिसिएशन आनी थी 2040 पे, लेकिन उसने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। अब डेप्रिसिएशन कम अमाउंट पे आनी है, 1,36,000 पे मेरा ख्याल आनी है शायद, ऐसे ही है, इख्तलाफी अमाउंट पे आनी है। ये बात समझ गए आप लोग? तो मल्टीप्लाई इसे 10% कर दीजिएगा और 4/12 वगैरह कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओए 8 महीने तो उसने भी सही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी ना, 4 महीने का मसला है ना, तो वो 4/12 करके जवाब बता दीजिए जो भी आता है बाहर है। डन बच्चों? ये टेक्निकल पॉइंट था। क्या था? अगर इधर मशीन आती ना फिर आपने समझ जाना था। इधर यही उसने चकमा दिया, ये उसने घुमाया आपको। क्या किया है जी? इसका इसका ना इसके आगे ना नोट लिख लें, इस सवाल के आगे, इस सवाल के आगे नोट लिख लें। किसे बच्चे? किसको डेबिट करेंगे? हाँ सॉरी रिवर्स करना है, शाबाश, ये रिवर्स करनी है, हाँ सही कह रहे हैं, रिवर्स एंट्री होनी है ना, उसने ज्यादा चार्ज की है, बिल्कुल शाबाश जी। वो जो भी अमाउंट आती है देख लीजिएगा। अमाउंट कितनी आती थी, अब मैंने वो रेस कर दी, पता चल गया ना कैसे आ रही है। जो इजाफी अमाउंट है 2040 माइनस 1860 मल्टीप्लाई बाय 10 और 4/12। डन बच्चों? इसके आगे लिख लें, इसे आगे लिखें, इख्तलाफ 204 इख्तलाफ एक्सेस डेप्रिसिएशन का है। इख्तलाफ 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 एक्सेस डेप्रिसिएशन का है। इख्तलाफ किसका है बच्चों? एक्सेस डेप्रिसिएशन का। किसका? अब आप लिखें, हम 4 महीने की डेप्रिसिएशन 2040 की अमाउंट पर नहीं कैलकुलेट कर सकते। हम बच्चों जी बोलें, शाबाश। हम 4 महीने की डेप्रिसिएशन एक्सेस अमाउंट पर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसने कॉन्ट्रा एसेट को बढ़ाया हुआ है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रा एसेट को बढ़ाया हुआ है। खोल दें यार, वो पोस्ट वाले आ रहे होंगे। हमने कॉन्ट्रा एसेट को बढ़ाया है, हमने नहीं, अकाउंटेंट ने कॉन्ट्रा एसेट को बढ़ाया है, लिहाजा पहले हमें इसे नेट करना पड़ेगा, लिहाजा हमें इसे नेट करना पड़ेगा और रिमेनिंग अमाउंट पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ओ ठीक है ना? अच्छा जी, रिमेनिंग अमाउंट जो इख्तलाफी अब रह गई ना, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसे रिवर्स करेंगे ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। और जी 63 लेक्चर में तो बस यही नहीं बस यही का मतलब कि इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे तो मैंने किया ही कुछ नहीं। अच्छा, मैंने वैसे क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको करवाना था। अब ना इस तरह कीजिएगा होमवर्क में कल, अभी मैंने कुछ बातें बतानी है आपको, रुक जाए ज़रा। मैंने होमवर्क में आप पता क्या करेंगे, ये आप क्वेश्चन करके आ रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़ा सीधा साधा सा सवाल है, बस इसमें देखना है आपने परपेचुअल सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, और परपेचुअल सिस्टम में सेल के साथ ना एक इजाफी एंट्री होती है, वो मैंने बताया था, ये कॉस्ट ऑफ सेल की। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल की जो एंट्री होनी है बच्चे, वो सेल की अमाउंट से होनी है या खर्चे की कॉस्ट की अमाउंट से होनी है?
इधर है जी 25% ऑन सेल, सेल ये वाली इक्वेशन बनी होगी इधर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। इधर सेल कितनी है बच्चों, ऑन के बाद वाली चीज मैंने बताया था 100 होती है, तो ये 25 है, तो कॉस्ट कितने पे होगी। तो जब चीजें वापस आ रही होंगी शेयर रिटर्न, तो शेयर रिटर्न की एंट्री शेयर रिटर्न डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, तो साथ परपेचुअल में खर्चे की भी एंट्री होती है, ये मैंने बताया था ना अभी ये 2-3 दिन पहले। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेंगे और स्टॉक को क्या कर देंगे, नहीं इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे। और मेरे भाई अगर आपको चीजें वापस आ रही हैं रिटर्न हुई हैं तो स्टॉक बढ़ेगा ना, कॉस्ट से बढ़ेगा, ठीक है। एक तो ये बात, ये आप कर लेंगे इंशाल्लाह, ये भी हो जाएगा, ये भी आसान है, ये भी मसला नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है ना ये। हाँ ये डिस्पोजल वाला फिर आ गया दोबारा, इसमें शायद आप लोग खपे, ये पॉइंट नंबर 5 पे शायद आप जो है ना ये आप ना कीजिएगा बेशक, या चलो कोशिश कर लीजिएगा, गलती करेंगे ना मैक्सिमम, और गलती करेंगे ना, कोशिश कर लीजिएगा और क्या होगा। अच्छा अब ना ये आपका होमवर्क हो गया कल का। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए जरा, इसके अंदर कहता है प्रिपेयर, जिसके लिए आपको तैयार करवाया जा रहा था, जिसके लिए आपको तैयार करवाया जा रहा था। अब उसने इधर आए जरा, ये उसने दिया हुआ है जी, कहता है जी ये शॉर्टेज है, कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ मून चांद मार्ट डिडंट एग्री एज एट 31 दिसंबर। जब बच्चों एग्री नहीं होगा तो सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिया होगा। कहता वो है डेबिट साइड ऑन, कहता डेबिट साइड वॉज कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट, यानी डेबिट साइड कम होगी ना, तो ये बताइए डेबिट साइड पे आ रहा होगा क्रेडिट पे, ये आप सोच आएंगे। अब आपको हिंट बताया हुआ है वैसे मैंने, जो साइड हल्की है उस साइड पे आ रहा होता है। इधर से आप शुरू करेंगे, अनएडजस्टेड लिखेंगे इसे, ठीक है बच्चों, अनएडजस्टेड लिखेंगे ना। आप बेशक टी अकाउंट बना लें इसका सस्पेंस अकाउंट का, या स्टेटमेंट फॉर्म बना लें ऐसे, या स्टेटमेंट फॉर्म बना लें। इधर लिखें बच्चों अनएडजस्टेड, इधर आ जाएगा बच्चों सस्पेंस अकाउंट, ठीक है बच्चों। आप बेशक स्टेटमेंट फॉर्म बना लें या टी अकाउंट बना लें, ठीक है जी, वो ठीक है। अच्छा बस ये बाप की मर्जी, आपने जैसे भी करना है। बैलेंस मेरा ख्याल है देख लेना आप कौन सा डेबिट, अगर तो डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा हुआ तो ऐड होगा, और अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा हुआ तो लेस होगा। तो ये वैसे बच्चे कंफर्टेबल इसमें होते हैं ज्यादा टी अकाउंट की निस्बत, आप देख लीजिएगा ये बन जाएगा। अच्छा जी अब जरा मेरे साथ पढ़ें, कहता और नेट प्रॉफिट कितना है 1431। उसने आपसे पूछा, कहता कंप्यूट द करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब इधर देखें आप क्या करेंगे, बी रिक्वायरमेंट में आप ये करेंगे, ये आप इधर लिखेंगे अनएडजस्टेड एनपी नेट प्रॉफिट। इधर आएगा बच्चों कितना 1431, या इधर कर ले रुपीज इन, ये अनएडजस्टेड कितना है 1431, ऊपर रुपीज लिख दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट, अगर कोई आइटम रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट साइड पे आ रही हुई तो प्रॉफिट कम होगा, अगर क्रेडिट साइड पे आ रही हुई तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डन। अच्छा ये तो आप कर लेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को वही सादा उसने रिटर्न टू द डेबिट ऑफ रिटर्न। अच्छा ये आप देखें उसने इधर ना उसने स्पेसिफिक बात की है, पिछले सवाल में और इस सवाल में फर्क है। कहता है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है बाहर, परचेज रिटर्न पोस्टेड, अब उसने स्पेसिफिक बात कर दी है, अब सस्पेंस अकाउंट आएगा। पिछले सवाल में उस खामोश था, क्या था पिछले सवाल में, अगर आप इसका कंपैरिजन करें ना, पिछले सवाल में उसने कहा जी शेयर रिटर्न है, वो हमने क्या ट्रीट कर ली है, तो पूरी जर्नल एंट्री में मसता। इसमें कहा जो रिटर्न आउटवर्ड है, यानी रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री क्या होती है, सेल जी रिटर्न आउटवर्ड कहते किसे हैं जी, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट और क्रेडिटर डेबिट, उसको कहता है डेबिट साइड पे लिख दिया किसके, रिटर्न इनवर्ड, यानी आपने शेयर रिटर्न ट्रीट कर लिया। मेरा ख्याल है क्रेडिट वाली साइड को आपने कुछ नहीं किया हुआ, वो सही आ रही है, ठीक है। तो इधर क्या है बच्चों देखें, अब सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा, किसका लेना पड़ेगा सहारा, अब अभी आप देख आएंगे, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ बच्चों मैंने आपको कहा था इधर कहीं लिखा होगा उसने कि कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, हाँ ये लिखा हुआ है कंट्रोल अकाउंट्स। आपको बताया था जब कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बनते तो सेल के लेजर को क्या कहते हैं, बताएं, रिसीवेबल का लेजर क्या कहते हैं इसे,
कहता है सेल इनवॉइस ऑफ 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस, 2 दफा पोस्ट कर दी है सेल्स के लेजर में, यानी रिसीवेबल के लेजर में। किस में बच्चों? नीचे लिखा है कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे, ठीक है। अब एक दफा आपने कम करना है, क्या करना है? एक दफा कम करना है, तो भाई पोस्टेड 2 दफा कर दी गलती से, अब आप रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस क्या हो जाएगा? अच्छा जी, ये वही वाली बात आ गई बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली, वो मैं इधर से मुझे बार बार याद आ रहा था। अब ये दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस में चले जाना है ना। अच्छा जी, कहता फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक वर नॉट पोस्टेड टू, कहता कैश बुक के अंदर कैश की आनियां जानी आती हैं, कहता ये आपने दूसरे अकाउंट्स के अंदर पोस्ट, कैश को सही रिकॉर्ड किया, दूसरे अकाउंट्स को सही रिकॉर्ड है, कहता है रिसीट ऑफ एनुअल रेंट। अब ये 31 मार्च 2022 तक है, इसके अंदर कुछ प्रीपेड होगा, कुछ इस तरह, ये मुश्किल होगा थोड़ा आपके लिए, अक्रूवल का कॉन्सेप्ट है इसमें, ये आसान है। कहता है पेमेंट ऑफ 2,20,000 फॉर इक्विपमेंट परचेस्ड ऑन 1 मई 2021, इसका मतलब है उसने कैश क्रेडिट कर दिया, इक्विपमेंट को डेबिट नहीं किया। कर लेंगे। डेप्रीसिएशन दी हुई है उसने, डेप्रीसिएशन भी मेरा ख्याल है कितने महीनों की आनी है? 8 महीनों की आ जानी है, ठीक है, कर लेंगे। कहता कैश परचेजेज ऑफ 50,000, यानी उसने कैश क्रेडिट कर दिया, परचेजेस को डेबिट नहीं किया। तो जब आप करेंगे तो आप करेंगे परचेजेस डेबिट और सस्पेंस अकाउंट। देखे ना, उसने क्या किया होगा, उसने कैश लिखा बस 50,000 से क्रेडिट साइड पे, और डेबिट किसी को किया ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है फिर सस्पेंस ही आया होगा ना, वो सही है। इधर क्या हुआ होगा, पेमेंट ऑफ इतना, उसने पेमेंट कैश क्रेडिट कर दिया, इक्विपमेंट डेबिट, तो वो खाली जगह रही होगी, फिर सस्पेंस का सहारा लिया होगा ना। कर लेंगे। आप ये फॉर्मेट बनाएंगे नेट प्रॉफिट का, फिर पहले रेक्टिफाइड एंट्रीज करनी पड़ेंगी आपको। करने के बाद बच्चों जो सस्पेंस अकाउंट आ रहा है उसमें पोस्टिंग करते जाएंगे, जिस डेबिट बैलेंस होगा मेरा ख्याल है, अगर तो डेबिट बैलेंस ही है तो ऐड होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। एंड पे जाके सिफर आना चाहिए, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं, इधर कुछ और बात भी की उसने एम्बेजलमेंट वाली। हाँ, कहता आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स द रिमेनिंग अमाउंट, कहता अगर फिर भी सस्पेंस अकाउंट मैच ना हो, कहता इज कंसिडर एज लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट, कहता ये फिर चोरी शोरी होगी कि पैसे ले गया होगा। इसकी एंट्री क्या होती है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट। और बच्चों बताएं, शाबाश। अब आपने इसे खत्म करना है ना सस्पेंस को, जितना बैलेंस होगा। नॉर्मल हालात में एंट्री क्या होती है बच्चों? कैश चोरी हो गया होगा ना, वो तो अच्छा है, ये अब नॉर्मल लॉस होता है। क्या होता है बच्चों? ठीक है, कहता अगर फिर भी फर्क आया कोई, तो वो किसकी वजह से होगा? बोले वो एम्बेजलमेंट, चोरी हो गया होगा कैश, इस वजह से आया होगा। लेकिन उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। असल एंट्री होनी चाहिए थी एबनॉर्मल लॉस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो उसने कैश तो मेरे ख्याल सही कर लिया होगा, एबनॉर्मल लॉस उसने कैश क्रेडिट कर लिया, डेबिट उसे पता ही नहीं था क्या, उसने फिर सहारा लिया होगा सस्पेंस का। अब आप क्या करेंगे बोलो? आप सस्पेंस क्रेडिट करेंगे और एबनॉर्मल लॉस, चलें ये थोड़ी हिम्मत कोशिश करके आनी पड़ेगी आपको। चलें शाबाश, ठीक है जी। ये 2 सवाल बस आपका होमवर्क हो गए। बाकी ईद की छुट्टियों का जो होमवर्क है वो कल इंशाल्लाह आपको सुना दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा आपके ग्रुप्स में भी आ जाएगा, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।